किया गया है। किसान कल्याण प्राकृतिक खेती पर यह मिशन है। कैबिनेट से क्यूआर कोड वाले नए पैन कार्ड को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़े और महत्वपूर्ण फैसले, ये मोदी कैबिनेट से नए कार्ड योजना का नाम पैन 2.0 है। रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी इस बैठक में दी गई। मनमाड जलगांव चौथी लाइन 160 किलोमीटर रूट मंजूर किया गया है। हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत भी इससे हो सकेगी। आज बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार भी हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। आज बीजेपी की टिकट पर जीते विशाल प्रसाद शपथ भी ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही तरारी सीट से उपचुनाव में जीते हैं विशाल प्रसाद और वो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत और आज ही विपक्ष के हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष हंगामा करता है ये पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि आज विशाल प्रसाद इस विधानसभा में शपथ ग्रहण भी करेंगे। उपचुनाव से उत्साहित एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य दोहराया। एनडीए के नेता 15 फरवरी से 25 फरवरी तक यह अभियान चलाएंगे। इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। उपचुनाव की चारों सीटें जीतने के बाद एनडीए के नेता जबरदस्त जोश में हैं। इसकी तस्वीर पटना में दिखी। एकजुटता दिखाते हुए पटना में एनडीए के नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। जेडीयू दफ्तर की इस तस्वीर को देखिए। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, एलजेपी आरवी के राजू तिवारी के साथ ही आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। जीत के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य दोहराया। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की रणनीति तैयार है। एनडीए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। एनडीए के नेता बिहार की जनता के बीच जाकर केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों को बताएंगे। साथ ही विपक्ष के दावों की पोल भी खोलेंगे। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। 225 का टारगेट पाने के लिए नए साल में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत बगहा से होगी। इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। हर गांव से लेकर प्रखंड तक इस फिल्म को एक अभियान के तहत दिखाया जाएगा और बताने की कोशिश होगी कि 2005 के बाद बिहार कितना बदला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वक्फ पर पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने यह कहा कि वक्फ कानून का संविधान में कोई जगह नहीं है। इसके बाद बिहार विधान परिसर में विपक्षी नेताओं ने जमकर बवाल भी काटा। विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये हैरत है कि मोदी जी हमारे मजहब के बारे में फैसला करते हैं, इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करें। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद वक्फ पर पीएम ने बड़ी बात कह दी। पीएम ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। पीएम मोदी के बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करे, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे। बिहार वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वक्फ तमीमी बिल जो ला रही है उसके टोटो उसके खिलाफ है, इसलिए कि संविधान का अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। वक्फ को लेकर हो रही विपक्ष के बवाल के बाद मोर्चा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला। गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। पीएम मोदी के बयान से मुस्लिम मौलाना भी नाराज हैं। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आजम और हिंदुस्तान जैसा वजीर आजम ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है। वक्फ पर पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है, अपना इरादा जता दिया है कि वही विपक्ष को भी वोट बैंक की चिंता सता रही है। पीएम मोदी के बयान से दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने आज तक उनके लिए कुछ किया नहीं। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान तेज है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते नीतीश कुमार। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं। नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोग के साथ खड़े हैं तो क्या अपेक्षा की है? तो जैसा संगत है वैसा असर पड़ेगा। तो ओवैसी की पार्टी ने ललन सिंह के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। इस मुल्क के चलाने में टैक्स खून सबका शामिल है, इसलिए इस तरह की बात कहकर के उसने अलगाववाद की बात कही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। हमारे नेता ने कहा है, वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। लोकसभा चुनाव के बाद सीतामढ़ी से जेडीयू से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा था कि उन्हें यादव मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। तब भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। ललन सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ललन सिंह के इस बयान का पुरजोर समर्थन किया है। बीजेपी विधायक ने यह कहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ललन सिंह ने मुस्लिम समाज को आईना दिखाया है। जी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। मुसलमान बंधु को विकास से कुछ लेना देना नहीं है, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से, न स्वास्थ्य से, न शिक्षा से। केवल उनको मजहबी चीज चाहिए। वो जीना चाहते हैं, भारत को भी नर्क बनाना चाहते हैं अपने वोट के बल पर। और वोट में जो उनका बुरा करता है, जो उनको विकास नहीं किया, उसको वोट देते हैं। ललन नीतीश कुमार जी और मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। ललन बाबू ने आईना दिखाया है। बिहार पर प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए बिहार की तुलना सूडान से कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया। बिहार पर पीके का ये कैसा बयान। पीके ने बिहार को कहा फेल स्टेट। सूडान के गृह युद्ध से बिहार की तुलना। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे सूडान से कर दी। अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है।
कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भुखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, ये स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने चारों सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार पर दिए गए बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पर कुछ नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने बिहार को ऐसा राज्य बताया है जो गर्त में है। तो क्या प्रशांत किशोर हार के बाद बौखला गए हैं? बिहार को लेकर पहले तो उनकी सोच काफी सकारात्मक थी। अचानक से प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर की भाषा कैसे बदल गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार को फेल्ड स्टेट बताने के बाद जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का एक और बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार को सुधारने में कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 50 साल का जमी हुई काई एक दिन में कैसे छूटेगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 1000 रुपया देकर वोट बेच दोगे तो प्रशांत किशोर के भाषण से थोड़े ही बिहार बदलेगा। आप सोच रहे हैं कि कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए, अब बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए। नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, तो एक दिन में कैसे छूटेगा? जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है? नहीं सुधरने वाला है। तो ये बरसों की काई हमने आपने जमाई है और हम ही और आपको इसको साफ करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें। पुणे एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। कुछ महीनों में एयरपोर्ट शुरू भी हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर अभी से क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। सांसद पप्पू यादव इससे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो कोई मंत्री का कोई इसका श्रेय दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया के लोगों की वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी होने वाली है। यहाँ के लोगों को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सांसद पप्पू यादव ने पूरे शहर में बड़े होर्डिंग लगा दी है कि उनके समय एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, जिस पर जेडीयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू ने कहा कि जनता सब समझती है, ये कुछ महीनों में पूरा नहीं हुआ है। एयरपोर्ट शुरू हो, इसके लिए लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ, सारी बाधाएं, उसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लोग भी आए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे, जो सारी बाधाएं थी वो दूर हो गया। वहीं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव पर हमला करते हुए कहा कि एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की और जल्द शुरू कराने की मांग की। तब कहीं जाकर आज पूर्णिया के लोगों का सपना पूरा हो रहा है।
महोदय, इतना झूठ तो वर्ष 1963 में एक फिल्म बनी थी, ब्लफ मास्टर, उसको भी आप पीछे छोड़ दिए। दरअसल सांसद पप्पू यादव ने पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि 4 महीने में उन्होंने एयरपोर्ट का वादा पूरा कर दिया। उनका कहना है कि जब एयरपोर्ट का सपना उनके समय में पूरा हो रहा है तो उनका नाम क्यों नहीं होगा। 10 साल आप थे ना, 10 साल कोई और भी थे, तो 20 साल हम नहीं थे, तो 20 साल में आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? फैक्ट्री का निर्माण मेरे सामने मधेपुरा हुआ, बोर्ड मेरी लगी हुई है। अब एयरपोर्ट का निर्माण मेरे सामने होगा तो बोर्ड तो मेरा ही लगेगा ना। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 महीने में यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 52 एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहित कर ली गई थी। 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही पूर्णिया वासियों का पूर्णिया में हवाई अड्डा होने का सपना पूरा हो जाएगा। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार में माफियाओं के छक्के छुड़ाने वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब एक बार फिर से बिहार लौटने वाले हैं। कुंदन कृष्णन फिलहाल सीआईएसएफ के में एडीजी के पद पर पोस्टेड हैं, जिनके बिहार कैडर में वापसी को लेकर के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से 2010 तक के 5 साल को कानून व्यवस्था के लिहाज से स्वर्णिम काल माना जाता है। ये वही समय था जब अपराधी पुलिस का नाम सुनते ही बिहार छोड़कर भाग जाते थे। जिन पुलिस अधिकारियों की बदौलत बिहार का माहौल बदला था, उसमें से एक नाम आईपीएस कुंदन कृष्णन का भी है। बिहार के चर्चित पुलिस अधिकारियों में 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन का भी नाम शुमार है। कुंदन कृष्णन एक बार फिर बिहार लौटने वाले हैं। फिलहाल सीआईएसएफ में एडीजी के पद पर कार्य कर रहे हैं। कुंदन कृष्णन की बिहार कैडर में वापसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। नालंदा के रहने वाले कुंदन कृष्णन को बिहार में तुरंत एक्शन लेने वाले पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता है। 2006 में बाहुबली नेता आनंद मोहन की गिरफ्तारी से लेकर छपरा जेल पर कैदियों के कब्जे को छुड़ाने के लिए AK-47 लेकर पहुंचने वाले केसी कुंदन की बहादुरी के किस्से तब खूब सुनने को मिलते थे। एक बार फिर बिहार पहुंचने के पहले ही कुंदन कृष्णन चर्चा में है। अब देखना होगा सीएम नीतीश कुमार उन्हें अब कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली गए। पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करनी है। बता दें कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आज शाम दिल्ली से वापस रांची सीएम हेमंत सोरेन लौट आएंगे। और इसी बीच झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक भी होने वाली है। आज दिल्ली में 3 दिसंबर को समीक्षा बैठक की जाएगी, जहां झारखंड चुनाव नतीजों की ये समीक्षा होगी। बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता होंगे, नेता में शामिल होने वाले हैं और संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां बीजेपी हार के बाद समीक्षा बैठक करने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार से एनडीए के घटक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के साथ साथ आजसू हार के कारणों की समीक्षा में जुटी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार से एनडीए में खलबली मची हुई है। झारखंड में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाले बीजेपी गठबंधन को ऐसी हार क्यों मिली? आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी का कोई दांव नहीं चला? झारखंड की जनता ने एनडीए को क्यों नकार दिया? हर कोई इन सवालों के जवाब जानने को उत्सुक है, पर बीजेपी कुर्मी वोट के बिखराव को हार की सबसे बड़ी वजह बता रही है। 16 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर उन्होंने काफी संख्या में वोटें लाए और आजसू कहीं ना कहीं वहां उस क्षेत्रों में कमजोर पड़े हैं।
तो ये असो के लिए भी, सबके लिए वो चिंता का विषय है। और उसमें करना क्या है, लोकतंत्र में किसी को भी कोई वोट देता है। सवाल है कि झारखंड में एनडीए की हार के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बीजेपी और आजसू के अपने अपने जवाब हैं। बीजेपी का कहना है कि आजसू के कमजोर प्रदर्शन ने सत्ता में वापसी के सपने चकनाचूर कर दिए, जबकि आजसू का तर्क है कि 3M यानी मुस्लिम, महतो और मांझी वोट बैंक के बिखराव ने एनडीए को सत्ता से दूर कर दिया। कुर्मी वोट बैंक पर JLKM की सिंधमारी भी बड़ी वजह रही। जो 3 बड़े जो फैक्टर्स थे जो इस बार लगता है बहुत प्रभावशाली रहे हैं, वो हैं मुसलमान, महतो और मांझी। ये जो 3M ये बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, जिनके साथ 2 फैक्टर्स हैं, यानी 2M जिनके साथ हैं उनको विजय मिली। झारखंड में पूरा दमखम लगाने के बावजूद मिली हार से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में हार के कारणों को लेकर बीजेपी के साथ साथ आजसू में भी मंथन का दौर तेज हो गया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।